वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 482 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज डेट हो गई है 31 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 1, गहन निर्वाह कृषि से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसान जो है बड़े भूखंड पर खेती करता है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है और यह कृषि दक्षिणी और पूर्वी एशिया के सघन जलवायु वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, निर्वाह की बात हो रही है, जीवन निर्वाह करने की बात हो रही है। जब निर्वाह करेगा कोई किसान तो बड़े भूखंड पर कैसे करेगा वो खेती, छोटे भूखंड पर की जाती है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। पहली प्रायोरिटी क्या है, निर्वाह करना, जीवन अपना पेट पालना, तो छोटे भूखंड पर होगी। और इसकी मुख्य फसल चावल है, गेहूं नहीं है। बाकी तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गहन निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत किसान छोटे भूखंड पर साधारण और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल होती है और अन्य फसलों की बात करें तो गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत शामिल है कौन सी कृषि। आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, स्थानांतरित कृषि और रोपण कृषि, सिंचित कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आदिम मतलब आदिवासी समुदाय, निर्वाह मतलब पेट पालना है, अपना जीवन निर्वाह करना है। तो कौन कर सकता है इसमें कॉमर्शियल को, तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि का आपको पता होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, स्लैश और बर्न कृषि उसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रचलित है अपने। तो देखिए, बात करें पहले स्थानांतरित कृषि की, तो यह जो कृषि है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। बात करें चलवासी पशुचारण की, तो यह सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड भी इस प्रकार की कृषि में जो है पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है निश्चित मार्गों में भ्रमण करते हैं। और ये पशुचारक मुख्यतः भेड़ चराते, ऊंट चराते, मवेशी, याक और बकरियों को चराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, मिश्रित कृषि केवल यूरोप और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। देखिए, ये केवल वर्ड ना बड़ा दुख देता है, यहाँ भी दिया इसने, गलत है पहला स्टेटमेंट। चावल, जूट, गन्ना आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं। चावल, जूट, गन्ना आर्द्र भूमि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 25 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। बिल्कुल। तो थर्ड को, फर्स्ट को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, केवल एक और दो, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, मिश्रित कृषि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप के साथ साथ पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इस शुष्कता को सहन करने में सक्षम फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ज्वार। अब देखिए, बात करें चावल की, जूट की, गन्ने की फसल की, तो अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है इनको, चावल, जूट, गन्ने को। अतः ये जो फसलें हैं उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जब वर्षा की मात्रा जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये क्षेत्र आर्द्रभूमि क्षेत्र कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए कि कृषि के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, विशिष्ट खेती के अंतर्गत कुल आय का 50% किसी एक फसल से प्राप्त किया जाता है। रेचिंग खेती जो होती है ना, रेचिंग खेती में प्राकृतिक वनस्पति पर भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ना कोई जुताई करेंगे ना खुदाई करेंगे। और रेचिंग खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए विशिष्ट खेती की बात करें तो विशिष्ट खेती से अभिप्राय उस कृषि से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% एक फसल से प्राप्त करे, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, रबर आदि। बात करें रेचिंग खेती की तो रेचिंग खेती में भूमि की जुताई, बुआई, फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता। फिर से सुन लीजिए, रेचिंग खेती में भूमि की जुताई करना और बुआई करना, फसलों का उत्पादन आदि नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। और इस प्रकार की कृषि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आर्द्र या तर कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्द्र या तर कृषि जलोढ़ मृदा के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, और इस प्रकार की खेती केवल मध्य पूर्व हिमालय क्षेत्र में की जाती है। फिर से आ गया है ये केवल वर्ड गलत कराने के लिए, लेकिन इस बार ये स्टेटमेंट भी गलत है, इस बार भी गलत है। तो केवल पहला वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए आर्द्र या तर कृषि, यह कृषि जलोढ़ मृदा के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक है। इस प्रकार की खेती जो है मध्य पूर्व हिमालय में भी, पश्चिम बंगाल में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में की जाती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। गुलाबी क्रांति के सामने झींगा मछली उत्पादन और धूसर क्रांति के सामने उर्वरक उपभोग उत्पादन। सुनहरी क्रांति के सामने फल या बागवानी उत्पादन। गोल क्रांति के सामने आलू उत्पादन। बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए गोल क्रांति के अंतर्गत तो आलू उत्पादन आता है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। और सुनहरी क्रांति में फल उत्पादन आता है क्या, करेक्ट है ये भी। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन सही है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन सॉरी, क्योंकि मछली उत्पादन तो नीली क्रांति में होता है ना। झींगा मछली उत्पादन, झींगा एक मछली। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी एस का आंसर उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। यह है संबंधित क्षेत्र और यह है कृषि क्रांति, सॉरी यह है संबंधित क्षेत्र, यह है कृषि क्रांति, उल्टा हो गया। तो धूसर क्रांति में उर्वरक उपभोग वृद्धि, गोल क्रांति में आलू उत्पादन, गुलाबी क्रांति में झींगा मछली उत्पादन और सुनहरी क्रांति में फल उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, बताना कि आपको कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, ये कथन होना चाहिए यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट है, जुताई कृषि के अंतर्गत फसल के पौधों को प्रारंभ में नर्सरी में उगाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, संरक्षण जुताई के अंतर्गत आधुनिक सिंचाई के तरीकों जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। संरक्षण जुताई कृषि हरित गृह प्रभाव को कम करती है। एक ही कम की आवश्यकता है, दो कम कहाँ से हो गया ये। बिल्कुल देखिए जो संरक्षण जुताई होती है जैसे कि ड्रिप सिंचाई हो गया, स्प्रिंकलर का प्रयोग, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है वृद्धि को जो है घटाता है, मतलब कम करता है। तो करेक्ट है दूसरा, पहला, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए पौधों का शुरू में नर्सरी में संरक्षण जुताई कृषि के अंतर्गत किया जाता है। यह खेती का बिल्कुल नया मॉडल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। संरक्षण जुताई कृषि के अंतर्गत जमीन को या तो बिल्कुल नहीं जोता जाता या फिर उसकी कम से कम जुताई की जाती है, चूँकि बिना जुते खेत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सकता है। इस प्रकार संरक्षण जुताई कृषि हरित गृह प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से जैविक कृषि के अवयव कौन कौन से हैं। अकार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए
ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है जैविक कृषि में, तो कार्बनिक खाद का यूज़ होगा ना, अकार्बनिक का थोड़ी होगा। करिए एलिमिनेट, बिल्कुल आंसर मिलेगा अपना। तो देखिए जैविक कृषि के जो अवयव हैं वो कार्बनिक खाद है, अकार्बनिक खाद नहीं है। और जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति और जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, कीटों और रोगों का प्रबंधन कैसे, जैविक के द्वारा, रसायनों के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से जैविक कृषि के सिद्धांत हैं? मिश्रित कृषि, फसल आवर्तन और कार्बनिक चक्र अनुकूलन। तो इनको याद रखिएगा सीधे सीधे, ये जैविक कृषि के तीनों सिद्धांत हैं। मिश्रित कृषि अपनाना, फसल आवर्तन, कार्बनिक चक्र अनुकूलन। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, संरक्षण जुताई कृषि में लेज़र की सहायता से जमीन को समतल किया जाता है, और जैविक कृषि से वातावरण के दूषित होने से मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। देखिए जैविक कृषि से कैसे गिरावट आएगी, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ब्लंडर मिस्टेक है, तो पहला वाला करेक्ट है केवल। तो संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन हेतु तरह तरह के रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, जो जैविक एवं अजैविक पदार्थों के मध्य चक्र को प्रभावित करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति खराब हो जाती है। रासायनिक खादों एवं जहरीले कीटनाशकों से वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अतः इन समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती के सिद्धांत को अपनाया गया, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है भैया, हानिकारक नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, ब्लंडर है, पहला वाला करेक्ट है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।